हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। आज है 23 मार्च और आज के वीडियो में हम 23 मार्च से संबंधित करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी डिटेल्ड पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सभी लोग जो है टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाती हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, 21 मार्च को। अगला है, हाल ही में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स वन एथलेटिक्स स्पर्धा के 200 मीटर रेस में हिमा दास ने कौन सा मेडल जीता? तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। अगला है दोस्तों, यूपी करंट अफेयर्स की लास्ट 6 मंथ की अगर आपको पीडीएफ ई बुक डाउनलोड करनी है जुलाई 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक की, तो इसकी जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इस पीडीएफ ई बुक को डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा 2023 की अगर हम बात करें तो जनवरी 2023 और फरवरी 2023 जो पीडीएफ ई बुक है ये एक साथ हमने बनाई है, जनवरी और फरवरी की। तो इसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये दोनों पीडीएफ ई बुक डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला है, भारत के किस उद्योगपति को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधों विशेष रूप से व्यापार, निवेश, परोपकार के लिए विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, रतन टाटा को। अगला है, भारत और किस देश ने नई दिल्ली में जेफरी वावा नामक एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो भारत और श्रीलंका। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगला है, कौन सा देश 21 से 30 मार्च तक एफेंडेक्स 23 अभ्यास की मेजबानी कर रहा है? तो जो हमारा भारत है वो इसकी मेजबानी कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। और ये कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो पुणे में जो है ये आयोजित किया जा रहा है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो वन दिवस है ये मनाया जाता है 21 मार्च को। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। अगला है, हाल ही में किस उम्र में ज़्लाटन इब्राहिमोविच ने इतिहास के सबसे उम्रदराज गोल स्कोरर बने हैं? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, 41 साल की उम्र में। अगला है, हाल ही में हुए एक शोध के अनुसार कोविड-19 की शुरुआत चीन में किस जानवर से हुई थी? तो जो है कुत्ते से हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। अगला है, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। दोस्तों, ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सरबजोत सिंह ने। और यहाँ पे आप जो इमेज देख रहे हैं ये कौन है? तो ये निशानेबाज सरबजोत सिंह हैं। दोस्तों, हाल ही में जो भारत के सरबजोत सिंह हैं इन्होंने भोपाल में ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता, जो विश्व कप शूटिंग चैंपियनशिप का पहला गोल्ड था। ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो शूटिंग चैंपियनशिप का पहला गोल्ड है वो किसने जीता है? तो ये सरबजोत सिंह ने जीता है। और ये जो निशानेबाजी प्रतियोगिता है कहाँ पे आयोजित की जा रही है? तो मध्य प्रदेश में आयोजित हो रही है ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप। ठीक है, नाम ध्यान रखेंगे। 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में किसने जीता है? सरबजोत सिंह ने। और दोस्तों, इसी इवेंट की अगर हम बात करें 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट की, तो इसमें जो ब्रॉन्ज मेडल है वो भी भारत के ही एक निशानेबाज हैं, वरुण तोमर। इन्होंने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। शूटिंग वर्ल्ड कप चैंपियनशिप भोपाल स्थित MP स्टेट शूटिंग अकादमी में चल रही है। इसमें 30 देशों के 300 से ज़्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे कहाँ पे आयोजित की जा रही है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो ध्यान रखेंगे ISSF विश्व कप निशानेबाजी जो चैंपियनशिप है 2023 की, ये आयोजित की जा रही है मध्य प्रदेश में। अगला है, MCF रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो अभी जो है इसका जो हॉकी स्टेडियम है इसका नाम चेंज हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, रानी रामपाल के नाम पे इस हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है। और यहाँ पे जो आप इमेज देख रहे हैं ये हॉकी प्लेयर हैं रानी रामपाल। दोस्तों, भारतीय टीम की स्टार महिला हॉकी खिलाड़ी हैं रानी रामपाल। इनके नाम पे उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के
MCF रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है और क्या नाम इसका कर दिया गया है, तो रानी की गर्ल्स हॉकी टर्फ, ये इस स्टेडियम का नाम किया गया है जो कि रानी रामपाल के नाम पे है। ये पहली बार है जब किसी महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर किसी स्टेडियम का नाम रखा गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। रानी ने खिलाड़ियों और अन्य स्टाफ सदस्यों के साथ स्टेडियम का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कई तरह से पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में जो MCF रायबरेली हॉकी स्टेडियम है, इसका नाम बदल करके क्या रखा गया, तो रानी की गर्ल्स हॉकी टर्फ ये नाम रखा गया। अगर ये पूछा जाए कि पहली बार किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर जो है किसी स्टेडियम का नाम रखा गया, तब भी आपको ध्यान रखना है रानी रामपाल, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें रानी रामपाल की, ये कौन है, ठीक है, कहाँ इनका जन्म हुआ, कहाँ की ये रहने वाली हैं, तो दोस्तों जो रानी रामपाल हैं ये एक हॉकी खिलाड़ी हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे क्योंकि कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि कोई खिलाड़ी है ये किस खेल से संबंधित है, तो रानी रामपाल हॉकी से संबंधित हैं। इनका जो जन्म है वो कब हुआ था, तो जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म है वो 4 दिसंबर 1994 में 4 दिसंबर 1994 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो हरियाणा में इनका जन्म हुआ था। हरियाणा में किस ज़िले में हुआ था, तो उसको भी आप लोग जो है याद रख सकते हैं, कुरुक्षेत्र जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था रानी रामपाल का। इनसे संबंधित एक क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे कि हॉकी की रानी किसे कहा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे रानी रामपाल का नाम, इनको जो है भारतीय हॉकी की रानी कहा जाता है। और 2010 का जो विश्व कप हुआ था उसमें भाग लेने वाली भारतीय हॉकी टीम की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी भी थी, उस टाइम पे इनकी एज 15 साल थी। तो रानी रामपाल के नाम पे यूपी के रायबरेली में स्थित एक स्टेडियम है हॉकी का, उसका नाम रखा गया है। नाम क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो रानी की गर्ल्स हॉकी टर्फ, ये इसका नाम रखा गया है। अगला है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया है, तो ये किया है बांग्लादेश ने। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बांग्लादेश बंदरगाह पर पनडुब्बियों और युद्धपोतों को सुरक्षित जेटी फैसिलिटी प्रदान करने के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त सबमरीन बेस को शुरू किया गया है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बांग्लादेश में पहली बार एक जो है सबमरीन बेस शुरू हुआ है। चीन की मदद से इस सबमरीन बेस को कॉक्स बाजरा के पेकुआ में स्थापित किया गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 20 मार्च 2023 को कॉक्स बाजार के पेकुआ में बांग्लादेश के पहले पनडुब्बी बेस BNS शेख हसीना का उद्घाटन किया है। तो ये जो बांग्लादेश का पहला पनडुब्बी बेस है, इसका नाम भी आप लोग जो है देखेंगे क्या है, BNS शेख हसीना, ये इसका नाम रखा गया है। तो याद रखेंगे अगर पूछा जाए कि हाल ही में किस देश में पहली बार सबमरीन बेस को शुरू किया गया है, तो ये जो है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश से रिलेटेड आप ध्यान रखेंगे वहाँ के प्रधानमंत्री का नाम, तो शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री हैं। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, तो ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है, करेंसी यहाँ की टका है। तो ये चीज़ें यहाँ से आप लोग याद रखेंगे बांग्लादेश से। अगला है, कॉरपोरेट जांच और जोखिम परामर्श कंसल्टिंग फर्म क्रोल की एक रिपोर्ट जो है अभी जारी हुई है। तो इस रिपोर्ट में भारत का सबसे मूल्यवान व्यक्ति किसको बताया गया, तो इमेज से ही आप लोग जो है इसका आंसर कर सकेंगे। रणवीर सिंह इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ए। तो यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं इनकी, इन्हें जो है भारत का सबसे मूल्यवान व्यक्ति घोषित किया गया। किस रिपोर्ट के अनुसार, तो कॉरपोरेट जांच और जोखिम परामर्श कंसल्टिंग फर्म है क्रोल, इसकी रिपोर्ट के अनुसार जो है अभिनेता रणवीर सिंह को भारत का सबसे मूल्यवान व्यक्ति बताया गया, जो पिछले 5 सालों तक शीर्ष स्थान पर रहने वाले एक क्रिकेटर हैं विराट कोहली। इनको इन्होंने पीछे छोड़ दिया, यानी पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें तो 5 साल से जो भारत के सबसे मूल्यवान व्यक्ति हैं वो बने हुए थे विराट कोहली, और इनको इन्होंने पीछे छोड़ा है। सेलिब्रिटी ब्रांड मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 मेनस्ट्रीम से परे ये रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है कि भारत का मूल्यवान व्यक्ति कौन है। यानी जो फर्म है क्रोल, इसने रिपोर्ट जारी की है, तो उसका शीर्षक क्या है, तो सेलिब्रिटी ब्रांड मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 मेनस्ट्रीम से परे, ये इसका क्या है, ये इसका शीर्षक है। तो ये रिपोर्ट है, इसमें ये खुलासा किया गया कि जो रणवीर सिंह हैं इनका ब्रांड मूल्य 181.7 मिलियन डॉलर है। क्रोल की रिपोर्ट के अनुसार विराट कोहली जो पहले शीर्ष स्थान पे थे अब वो दूसरे स्थान पर हैं, और उनका जो ब्रांड मूल्य है वो 176.9 मिलियन डॉलर है।
तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। जो क्रिकेटर हैं विराट कोहली वो आ गए हैं सेकंड स्थान पे, उनका जो ब्रांड मूल्य है वो 176.9 मिलियन डॉलर है। जो अभिनेता हैं रणवीर सिंह ये आ गए हैं टॉप पे और इनका जो ब्रांड मूल्य है वो 181.7 मिलियन डॉलर है। तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये जो आंकड़ा है वो 5 सालों के बाद बदला है, क्योंकि 5 सालों तक जो विराट कोहली है वो शीर्ष पे थे। अगला है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मार्च को। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। दोस्तों विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है ताकि जल के महत्व को उभारा जा सके और वैश्विक जल संकट के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। इस दिन का मुख्य उद्देश्य SDG 6 की पूर्ति को बढ़ावा देना है, जो 2030 तक हर किसी को स्वच्छ जल और स्वच्छ संचार की पहुंच प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये जो लक्ष्य हैं 2030 तक कि हर किसी को स्वच्छ जल स्वच्छ संचार ये दिया जा सके, तो इसी के बारे में जो है जागरूकता मिले और इसी को जो है टारगेट किया जाता है दिवस के अवसर पे। तो ध्यान रखेंगे आप, 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस 2023 का फोकस जल और स्वच्छता संकट का समाधान तेजी से लाने के लिए बदलाव को तेजी से अंजाम देना है, जो वैश्विक जल संकट को समाधान करने के लिए निर्णायक कदम उठाने की ज़रूरत को दर्शाता है। तो यहाँ से आप यही ध्यान रखेंगे कि हर साल जो है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को ये मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? तो कोई सा भी दिवस हो उसी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए उस दिवस को मनाया जाता है। ठीक, अभी दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे कि 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। अगला है किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने हाल ही में उत्तराखंड के देव स्थल में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया है। ठीक, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए कि एशिया के सबसे बड़े लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन जो है वो कहाँ पे किया गया, तो भारत के उत्तराखंड में देव स्थल में इसका उद्घाटन किया गया है, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। ठीक है, 4 मीटर ये इसमें इसका साइज भी बताया गया, तो 4 मीटर ये बड़ा है। ध्यान रखें कहाँ पे स्थापित किया गया? उत्तराखंड के देव स्थल में। दोस्तों उत्तराखंड की यहाँ पे बात है तो उत्तराखंड के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैप में देखेंगे कि उत्तराखंड है कहाँ पे। तो ये हमारा इंडिया का मैप है और यहाँ पे आप ऊपर की ओर देख सकते हैं, ये है उत्तराखंड। जो मैंने अभी इसे रेड से किया है ये उत्तराखंड है, और जो उत्तराखंड है ये भारत के कितने राज्यों की सीमा को साझा करता है? तो देख सकते हैं ऊपर की ओर हिमाचल प्रदेश हो गया। इसके अलावा यहाँ पे एक कंट्री है नेपाल, जिसको ये साझा करता है इसकी सीमा। इसके अलावा यूपी को भी ये टच करता है, और यहाँ पे हरियाणा को। तो ये सारे राज्य हैं जिनकी सीमा को साझा करता है उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? तो देहरादून। उत्तराखंड की 2 कैपिटल हैं, वो भी आपको ध्यान रखनी है। जो देहरादून है ये इसकी विंटर की कैपिटल है, और जो गर्मी की जो समर की कैपिटल है वो कौन सी है? तो गैरसेंड। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जो है याद रख सकते हैं क्या है? गैरसेंड। गैरसेंड जो है ये इसकी है समर की कैपिटल, देहरादून ये इसकी विंटर की कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ के? तो पुष्कर सिंह धामी, ये उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर कौन है? तो गुरमीत सिंह, ये उत्तराखंड के गवर्नर हैं। ठीक, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। दोस्तों उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड से संबंधित आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है कि जो गणतंत्र दिवस 2023 की परेड हुई थी, ठीक है, तो उसमें किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के तौर पर पुरस्कार दिया गया था? तो वो उत्तराखंड की झांकी थी जो कि सर्वश्रेष्ठ रही थी। ठीक, ध्यान रखेंगे 2023 की गणतंत्र दिवस पे सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य की रही? उत्तराखंड की। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, नंदा देवी हो गया, केदारनाथ है, गोविंद। तो ये जो सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं ये कहाँ पे हैं? ये हैं उत्तराखंड में। ठीक, इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको यहाँ से दर्रे ध्यान रखने, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो लिपुलेख दर्रा हो गया, नीति पास दर्रा हो गया और काला पानी दर्रा। ये 3 दर्रे हैं, ये कहाँ से रिलेटेड हैं? ये उत्तराखंड में हैं। ठीक है, तीनों ध्यान रखने हैं आपको। इसके अलावा अगर हम बात करें कि प्रदेश के सभी जिलों में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का जो फैसला है वो किस राज्य सरकार ने किया था?
तो वो उत्तराखंड ने ही किया था। तो ये कुछ क्वेश्चन है उत्तराखंड से रिलेटेड, ध्यान रखेंगे। अगला, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा प्रोडक्ट्स के लिए किसके साथ एक समझौता किया है? ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ। एनटीपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक एक कंपनी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ठीक है, इसी की सहायक कंपनी है एनटीपीसी लिमिटेड की। तो इसने अभी जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरियों के लिए 24 घंटे बिजली उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने किए हैं? तो एनटीपीसी लिमिटेड की एक जो सहायक कंपनी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, इसने जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से समझौता किया है। इसकी मदद से सभी मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों में भारत सरकार के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता मिलेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि किसने किसके साथ समझौता किया है। तो एनटीपीसी जो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है एनटीपीसी लिमिटेड की ही एक कंपनी है ये, ठीक है। तो इसने जो है किसके साथ? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ जो है इसने समझौता किया। अगला है, दोहा में कतर बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन अकादमी में खेले गए फाइनल में किसने अपना एशियाई बिलियर्ड्स खिताब बरकरार रखा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पंकज आडवाणी। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं, पंकज आडवाणी है ये। दोस्तों 25 बार के इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन के विश्व चैंपियन भारत के पंकज आडवाणी ने 19 मार्च को दोहा में कतर बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन अकादमी में खेले गए फाइनल में जो भारत के ब्रजेश दमानी हैं इनको 5-1 से हरा करके 100 अप प्रारूप में अपना एशियाई बिलियर्ड्स खिताब बरकरार रखा। तो ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, ये किसने जीता है, कौन सा खिताब है? तो कतर बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन अकादमी में ये जो है चैंपियनशिप हुई थी, तो ये जीती है किसने? पंकज आडवाणी ने, जो कि भारत के हैं और ये 25 बार के इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन के विश्व चैंपियन भी हैं। अगला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया है? ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, 3 बिलियन। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इसने जो है वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को अभी 3 बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया है, जो श्रीलंका को आर्थिक मंदी से उभरने में मदद करेगा। जो IMF है इसने श्रीलंका को यह राहत सुविधा विस्तारित निधि सुविधा EFF के रूप में दिया है। श्रीलंका के साथ यह IMF का 17वां समझौता है जो श्रीलंका में आर्थिक स्थिरता और ऋण स्थिरता को बहाल करने में मदद करेगा। तो एक तो बात ये ध्यान रखनी है कि IMF ने अभी जो है किस देश को 3 बिलियन डॉलर सहायता राशि की दी है, तो ये है श्रीलंका को, ठीक है, बेल आउट पैकेज ये दिया है जिससे कि जो आर्थिक मंदी है श्रीलंका में उससे उभरने में उसे मदद मिले। अब जो मेन बात यहाँ पे आती है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बन सकता है IMF से, कई बार IMF से क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो IMF है क्या, ठीक है। तो IMF का फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दोस्तों IMF है क्या? तो जो IMF है ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है, ठीक है। सबसे पहले आप समझेंगे संयुक्त राष्ट्र को कि संयुक्त राष्ट्र क्या है। तो जो संयुक्त राष्ट्र है इसके 6 प्रमुख अंग हैं, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। जो संयुक्त राष्ट्र है इसके 6 प्रमुख अंग हैं, कौन कौन से हैं? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे महासभा है। इसके अलावा हम बात करें सुरक्षा परिषद है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, ठीक है, सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। और इसके अलावा क्या है? इसके अलावा है संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, ठीक है, इसके अलावा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। तो ये 3 नाम ये हो गए, 3 नाम अभी आपको बोले, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। ये 6 प्रमुख अंग हैं किसके? संयुक्त राष्ट्र के। अब जो संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं उन्हीं में से जो एक अंग है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसी की एक विशिष्ट एजेंसी है कौन? IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दोस्तों जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है ये, इसके अंतर्गत और भी कई सारी एजेंसियां आती हैं, जैसे कौन कौन सी हैं?
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये भी इसी से जुड़ा हुआ निकाय है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन हो गया FAO, ये भी इसी के अंडर आता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक जो संगठन है वो भी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जो एक इसका अंग है इसी के अंडर आता है। इसके अलावा और भी इससे संबंधित और भी कई सारे निकाय हैं, जैसे कि WTO हो गया, विश्व पर्यटन संगठन हो गया, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इसके अलावा भी और भी कई सारे निकाय हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो जो संयुक्त राष्ट्र है इसके 6 प्रमुख अंग हैं, उनमें से जो एक अंग है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, उसी के अंतर्गत एक निकाय है IMF। तो इसी ने जो है अभी श्रीलंका को $3 बिलियन बेल आउट पैकेज दिया है। ठीक, तो अब यहाँ पे आप लोग समझे होंगे कि संयुक्त राष्ट्र क्या है, इसके 6 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, तो वो सभी यहाँ पे आपने देखे। दोस्तों, जो संयुक्त राष्ट्र है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वो आपको ध्यान रखना है। 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। और जो संयुक्त राष्ट्र है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर है। ये कई बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। अगला उस समूह का नाम क्या है जिसके खिलाफ पंजाब पुलिस ने राज्यव्यापी तलाशी अभियान चलाया है? ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, वारिस पंजाब दे। पंजाब पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों में शामिल वारिस पंजाब दे समूह के सदस्यों को पकड़ने के लिए राज्यव्यापी तलाशी अभियान शुरू किया है। वारिस पंजाब दे के सदस्यों पर समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, हत्या के प्रयास, पुलिसकर्मियों पर हमले और सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने का आरोप है। इस सिलसिले में अब तक 78 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और कई लोगों से पूछताछ के लिए भी उनको हिरासत में लिया गया। तो ध्यान रखेंगे कि पंजाब पुलिस ने जो है अभी आपराधिक गतिविधियों में शामिल पंजाब वारिस पंजाब दे एक समूह है, तो इसको जो है पकड़ने के लिए अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों, ये थे 23 मार्च से संबंधित करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछली वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। ये कल की वीडियो का क्वेश्चन है जो हमने आपसे पूछा था कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है, और इसमें अफगानिस्तान शीर्ष पे है। तो भारत जो है 13वें स्थान पे है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट था और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए सभी लोग कोशिश किया करो कि क्वेश्चन का आंसर जरूर करें। यह है आज का क्वेश्चन। हाल ही में किस हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2023 घोषित किया गया? जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सभी लोग जो है इसको शेयर भी किया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।